दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार तुर्की ने इजराइल की दुखती रग पर हाथ रख दिया, उसकी सबसे कमजोर नब्ज पर हाथ रख दिया, जिसके बाद दुनिया के कई देशों के छटपटाने का दौर अब शुरू होने लगा है। क्योंकि तुर्की ने वो बात कह दी है जिसको कहने की हिम्मत ना तो सऊदी अरब में है, जिसको कहने की हिम्मत ना तो सीरिया में है, जिसको कहने की हिम्मत ना तो कतर में है, ना यूएई में है, जिसको कहने की हिम्मत ना तो पश्चिमी देशों में है, ना अमेरिका में है, ना ब्रिटेन में है, ना ऑस्ट्रेलिया में है, ना कनाडा में है, ना फ्रांस में है। और वो बात कह दिया है तुर्की ने। रजब तैयब एर्दोगान के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी रैली शनिचर की रोज निकली है। और जब ये रैली निकली तो इस रैली में 15 लाख लोग मौजूद हैं। बतौर रजब तैयब एर्दोगान इस रैली में 15 लाख लोग शामिल होते हैं और इतना बड़ा मास प्रोटेस्ट होता है ये रैली के तौर पर। ये बाकायदा रजब तैयब एर्दोगान की बुलाई गई पार्टी होती है जो इस्तांबुल में होती है। और इस्तांबुल में जब ये रैली निकल रही होती है तो उस दौरान रजब तैयब एर्दोगान ने पब्लिक को खिताब करते हुए जो बातें कही हैं वही बातें सबसे इंपॉर्टेंट है पश्चिमी देशों के लिए, अरब के देशों के लिए, नेटो सहयोगियों के लिए, इजराइल के वजूद के लिए, क्योंकि वो बात बहुत ही चुभने वाली है। और तुर्की ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप वहां कहां से आ गए, फलस्तीन की जमीन पर आप कहां से आ गए जनाब, आप तो थे ही नहीं, कभी नहीं थे। और जो बातें उन्होंने कही है वो सबसे गौर करने वाली चीजें हैं। उन्होंने जो बातें कही उसके बाद तो फिर इजराइल ने अपने राजदूत को ही तुर्की से बुला लिया, आगे भैया वापस आ जाओ, और सीधे इजराइल को कहा है कि इजराइल आप एक कब्जा करने वाले देश हो, कब्जाधारी देश हो, कब्जाधारी मुल्क हो, कोई देश हो नहीं हो, आपने दूसरों की जमीन पर कब्जा कर लिया। वो जमीन फलस्तीन की है और फलस्तीन की जमीन पर आप कब्जा करके खुद को देश बने बैठे हो। और जिस तरीके से अगर हमास आतंकवादी संगठन है तो फिर इजराइल भी आतंकवादी है। बेंजामिन नेतन्याहू को बकायदा रजब तैयब एर्दोगान आतंकवादी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमास जो है वो आतंकवादी नहीं है, वो एक फ्रीडम फाइटर है, वो एक स्वतंत्रता सेनानी है, संगठन है जो अपने देश को आजाद करना चाहता है। वो ये भी कहते हैं कि अपने देश पर कोई अगर हमला करे तो क्या अपने देश को बचाना आतंकवाद होता है। मतलब हमास को पूरी तरीके से डिफेंड भी कर रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। और अरब देशों की यही दिक्कत है। अरब देशों की दिक्कत यह है कि अरब देश खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं। वो हमास की बुराई भी कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं और इजराइल की भी आलोचना कर रहे हैं। एक तरफ इजराइल की निंदा कर रहे हैं तो हमास की भी निंदा कर रहे हैं। एक तरफ फलस्तीनी रेजिस्टेंट ग्रुप की आलोचना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की आलोचना कर। लेकिन जो क्लियरिटी अपने भाषणों में, अपने सवाल, अपने किरदार में नजर आनी चाहिए अरबों में अभी तक नजर नहीं आया। कतर के शेख ने तो कह दिया, कतर के शाह जो हैं उन्होंने तो सीधे कह दिया कि बस एनफ इज एनफ, रुको, बहुत हो गया, हम कत्ल करने का लाइसेंस नहीं दे सकते, हम कत्ल करने का लाइसेंस नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने हमास का बचाव नहीं किया, जबकि तुर्की हमास का बचाव भी कर रहा है। तुर्की हमास के फेवर में भी बोल रहा है, ठीक उसी तरह से जैसे ईरान बोल रहा है। तो अरब वालों में अभी वैसी कुव्वत शायद नहीं आई है, या अरब वाले दो तरफा खेल खेल रहे हो, यह भी हो सकता है। वो एक तरफ अमेरिका को से भी बातचीत रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ इजराइल से भी अपने ताल्लुकात बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ये हमला ऐसे दौर में हुआ जब अरब के देश यानी जो 7 अक्टूबर का हमला जो हमास ने इजराइल के ऊपर किया, ये हमला ऐसे दौर में हुआ जब अरबों के ताल्लुकात काफी हद तक सुधर रहे थे। यूएई और कतर जैसे देशों में तो बाकायदा खुल्लम खुल्ला इजराइल के साथ रिलेशन थे। लेकिन अरब के जो बाकी कंट्रीज हैं, जैसे कि सऊदी अरब की तरफ से भी नरम रुख अख्तियार करने की सुगबुगाहट आने लगी थी कि इजराइल से वो ताल्लुकात रखने वाले हैं। खुल करके तो नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि उनके अपने देश के लोग भी तो प्रोटेस्ट करने लगेंगे, विरोध होने लगेगा। अरब में जो पब्लिक है, वहां की आवाम है अरबियन, वो तो प्रोटेस्ट करने लगेंगी, वो तो विरोध में खड़े हुए कि आप क्या कर रहे हो, इजराइल तो हमारा खुला दुश्मन है। लेकिन वहां की हुकूमतों ने इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात सुधारने शुरू कर दिए थे, अंदर खाने हर चीज चल रही थी, बातचीत खुल करके भले फ्रंट पर आया। लेकिन हमास ने वो चीजें खराब कर दी। हमास ने देखा कि भाई ये तो बरसों तक दुश्मन अब बने फिर रहे थे, लेकिन अब देखिए अब मौका आया तो अब उससे दोस्ती लगे बनने और जान हमारी फंस गई। तो ये भी एक नजरिया हो सकता है, मे बी इस तरह की बातें चल रही हैं मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी और सियासी गलियारे में भी इस तरह की बातें चल रही हैं कि हमास ने बहुत दिनों तक वेट किया, देखा कि अब उसका नुकसान होगा तो अब ये हमला हो गया। लेकिन अगर एर्दोगान की बातें की जाए तो एर्दोगान ये कह रहे हैं कि इजराइल आप कहां से आ गए, आपने अपनी जगह कैसे बनाई, आप कब्जा करने वाले हो, आप केवल एक संगठन हो। और ये बात तुर्की के लोगों को मालूम है। ये अपने लोगों को संबोधित करते हुए रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इजराइल एक युद्ध अपराधी है, वॉर क्रिमिनल है,
इजराइल को वार क्रिमिनल बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि उसका जो बर्ताव है उसको देखने के बाद यही पता चलता है कि इजराइल फलस्तीनियों को हमेशा के लिए पूरी तरीके से बिल्कुल मिटा देना चाहता है। मतलब वही है कि पूरा कब्जा कर लेना। वो कह रहे हैं कि अगर हमारा आतंकवादी संगठन है तो नेतन्याहू भी एक आतंकवादी हैं, शर्म करो इजराइल, शर्म करो। ये बाकायदा उन्होंने इस्तांबुल में ये बातें कही हैं अपनी रैली में 15 लाख लोगों को समाप्त करते हुए उन्होंने ये बात बोली। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के सामने आपको वॉर क्रिमिनल घोषित करेंगे, एक युद्ध अपराधी आपको घोषित करेंगे। फिलहाल हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अब ये जो जुमला है, हम तैयारी कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है, अगर इस जुमले पर बहुत ज्यादा यकीन किया जाए तो आप ये देखिए, इनका जुमला ऐसे वक्त में सामने आया है जब हमास और इजराइल का जंग चल रहा है। लगातार गजा के ऊपर बमबारी हो रही है, हवाई हमले हो रहे हैं और आम लोगों को मारा जा रहा है। 8,000 से ज्यादा लोग अब तक जो है हलाक हो चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर अर्दोगान का ये बात आ रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इस तैयारी करने का मामला बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब कि अंदर खाने ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इजराइल के खिलाफ तैयार की जा रही हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि 120 देशों ने फलस्तीन पर, गाजा के ऊपर जो अटैक हो रहा है उसकी जंगबंदी के लिए सपोर्ट, समर्थन दिया, प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया। यानी कि धीरे धीरे चीजें चल रही हैं, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था कि जॉर्डन एक प्रस्ताव ला देगा और वो बहुमत से पारित हो जाएगा, पूर्ण बहुमत से, फुल मेजोरिटी से। और देखिए, वो कहते हैं कि अपनी हिफाजत करना किसी भी देश का हक है, किसी भी मुल्क का हक है, तहफ्फुज करना अपना हक है। लेकिन इस मामले में इंसाफ कहां है? यहां कोई इंसाफ नहीं हो रहा। गजा में जो हो रहा है वो नरसंहार, जियोनोसाइड है। वो इनकी जो बातें हैं, उनकी बातों को सुनने के बाद इजराइल तो बिल्कुल तमतमा जाता है, छटपटा जाता है। उसने कहा कि हम अपने राजदूत को वापस बुला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि भैया इजराइल ने तो 19 अक्टूबर को ही अपने राजदूत को बुला लिया था तुर्की से। तो उसी बात में फिर तुर्की ने भी कहा कि भाई आप जवाब किसको दे रहे हैं, किसको आप हुक्म दे रहे हैं? आप तो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, अपने लोगों को बुला चुके हैं यहां से। इसके साथ ही तुर्की ने जो बात कही है पश्चिमी देशों को लेकर के, वो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है। अक्सर अमेरिकन और पश्चिमी देश पपेट मिनिस्टर्स को बैठाया करते हैं, कठपुतली सरकारों बनाया करती हैं, जैसे कि जहां जहां वो हुकूमत करने लगती है वहां अपना ही एक नुमाइंदा टाइप का, अपने ही कठपुतली इशारों पर नाचने वाले एक शख्स को वहां का नेता बना देते हैं, उन्हीं का नुमाइंदगी करने के लिए उस देश का। उसी पर वो इशारा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं अपनी रैली में, रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं कि कहा पश्चिमी देश जो हैं वो मिडिल ईस्ट में अपना पैर जमाना चाहते हैं और अपना दखल देना चाहते हैं। यानी पश्चिमी देश जो हैं वो सीधे तौर पर इसी जंग के बहाने मिडिल ईस्ट में कदम रखना चाहते हैं। इजराइल इस इलाके में उनके हाथों की कठपुतली बन चुका है, कठपुतली बनता जा रहा है। और देखिए, वो कह रहे हैं कि इजराइल भी 22 दिनों से खुल्लम खुल्ला क्राइम कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देश इस पर प्रतिक्रिया देना तो दूर, इसका जो है रद्द अमल करना तो दूर है, उससे संघर्ष विराम करने के लिए, जंग बंद करने के लिए भी नहीं कह सकते। कैसे कहेंगे भाई, वहां सपोर्ट करते, देखिए वहां पर उन्होंने सपोर्ट कर दिया कि नहीं, जंग नहीं बंद होना चाहिए, जंग नहीं बंद होना चाहिए। और गजा में जो नरसंहार हो रहा है उसके पीछे जो मेन क्रिमिनल है वो पश्चिमी देश हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि गजा में जो कुछ भी हो रहा है, युद्ध अपराध हो रहा है, वो पश्चिमी देश उसके क्रिमिनल हैं। अगर हम कुछ ईमानदार आवाजों को छोड़ दें तो गजा में जो हो रहा है वो पूरी तरीके से पश्चिमी देशों का काम है। यानी कंधा इजराइल का, हथियार कौन चला रहा है? वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न पावर्स जो हैं वो हथियार चला रहे हैं, लेकिन कंधा इस्तेमाल हो रहा है इजराइल का। किसके खिलाफ हो रहा है? फलस्तीनियों के खिलाफ। और ये मामला सिर्फ फलस्तीन का ही नहीं है, ये पूरा मामला मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल करने के लिए है। और जिस तरीके से पश्चिमी देश मदद पर मदद करते जा रहे हैं उसका यही नतीजा निकलता है कि इस इलाके को पूरी तरीके से कंट्रोल करना ही इन लोगों का मकसद है। अब देखिए, इनका जो बयान है, सबसे गौर करने वाली बात है कि अरब देशों की तरफ से बातें ही की जा रही हैं, रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से भी ये बातें ही हैं, लेकिन एक गजा में जो रहने वाला होगा, जिसके बाल बच्चे मारे जा रहे हैं इस जंग में, उनका कोई कसूर नहीं है इसमें कि उनके ऊपर बम क्यों गिराए जाने का कोई जवाब नहीं है दुनिया किसी देश के पास। उसका जवाब सिर्फ एक ही है कि आप एक फलस्तीनी हो और आपको 70 सालों से सताया जा रहा है और आज भी सताया जा रहा है। दुनिया तभी तमाशा देख रही थी, अब भी तमाशा देखेगी। अगर कोई लड़ना भी चाहेगा तो ये कहा जाएगा कि भाई इजराइल अकेला सबसे लड़ लेगा, लेकिन इजराइल के साथ पश्चिमी सपोर्ट तो है ना। और जब पश्चिम के पूरे कंट्रीज इकट्ठा होकर उसको हथियार दे रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन में हो रहा रशिया के साथ, सेम उसी तरीके से वही वार शिफ्ट होने के कगार पे है। जो वार यूक्रेन में चल रहा है उसी वार को शिफ्ट करके जो है मिडिल ईस्ट में लाने की कोशिश हो रही है। और ये बात तमाम देश समझ रहे हैं, लेकिन बात तो यही है,
हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर रहे हैं। तो ये हैं और कर रहे हैं, और ये फ्यूचर टेंस में जो बातें हो रही हैं, जब तक ये बातें कंप्लीट होंगी तब तक फलस्तीन पर और गजा पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा। और तब तक तमाम मुस्लिम देशों की तरफ से जो कहा जाने वाला वक्तव्य है, कमेंट है, भाषण है, उसको सुनने के लिए शायद गजा की जमीन पर कोई फलस्तीनी जिंदा ना रहे, क्योंकि हालात बदलते जा रहे हैं। अल-कुद्स हॉस्पिटल को खाली करने के लिए कह दिया है, इजराइल पर्चे गिरा रहा है, अरबी में लिख करके पर्चे गिरा रहा है कि ये इलाका खाली कर दो, इस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में जाओ, उत्तर से साउथ में जाओ। लेकिन ये हालात इतने आसान नहीं है। 25 से ज्यादा तो अल जजीरा के पत्रकार मारे गए। हालात ये कि 24 घंटे के बाद अब जाकर के टेलीफोन कनेक्शन कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है बहाल हुई है। वरना इस जंग के नाम पर सबसे ज्यादा खतरा तो इसी बात का होगा कि जो इंटरनेट के जरिए अपनी पहुंच बन रही है, दुनिया वहां के हालात को देख रही, कंट्रोल कर रही है। जिस तरीके से अमेरिका दबाव बना रहा है कतर के ऊपर कि अल जजीरा की वॉइस को डाउन करो, उसकी कवरेज को कम करो, और उस कवरेज को कम करने का एक इलाज ये भी हो सकता है कि इंटरनेट इसीलिए अचानक बंद किया जा रहा हो, इफेक्ट डाल दिया इंटरनेट के ऊपर। भाई इंटरनेट अगर इफेक्ट डाल दिया तो दुनिया से कनेक्शन कट जाएगा। फोन कनेक्शन कट गया, दुनिया से कनेक्शन कट गया। उसके बाद चाहे वहां कुछ भी हो, नरसंहार हो, जेनोसाइड हो, चाहे फलस्तीनियों को पकड़ पकड़ के ऑन कैमरा मार दिया जाए, कैमरे पर फिल्म अगर शूट कर ली जाए मारते हुए बेकसूरों को, तो दुनिया कैसे देखेगी? जब इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो दुनिया कैसे देखेगी? न्यूज चैनल्स, अखबार, मीडिया, ये तो पहले से ही वेस्टर्न के चरणों में लेटे हुए थे और उन्हीं के बनाए गए याद की हुई चीजें हैं, और हर जगह वो अपने फायदे के हिसाब से कंट्रोल करते रहते हैं। और ऐसे में अल जजीरा को पूरी दुनिया में जिस तरीके से कवरेज हो रहा है, और उस कवरेज के बाद ही यह नतीजा है कि कई देशों में मास प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। उन देशों में भी मास प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है जिनके नेता, जिनकी हुकूमत है इजराइल के साथ खड़ी है। फिलहाल जिस तरीके से रजब तैयब एर्दोगान ने बातें कही हैं, उनको अपनी बातों में थोड़ी रफ्तार लानी होगी। इंटरनल पॉलिटिक्स अपनी जगह है, बहुत से देश अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए भी इस तरह से भाषण देते हैं। रजब तैयब एर्दोगान की जो अपनी पार्टी है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, उनकी पार्टी ने 15 लाख लोगों को इकट्ठा किया था, रैली निकाला था। लेकिन बातों में और कहने करने में बहुत फर्क होता है। करें तब तो जाने कि हां आप बहुत बलवान हैं और आप जो कह रहे हैं वो करके दिखा देंगे। फिलहाल क्या कहेंगे रजब तैयब एर्दोगान अल जजीरा के कवरेज और इंटरनेट ठप किए जाने के मामले को आप किस नजर से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और बताइए कि आप दुनिया के किस इलाके से हमारी इस खबर को देख रहे हैं, एपिसोड को देख रहे हैं, उस शहर का नाम भी लिखिए। इसके साथ ही आप इस व्हाट्सएप नंबर को भी देख रहे हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप इस पर कॉल मत करिएगा। व्हाट्सएप नंबर है, कोई अगर मैसेज हो तो आप इस पर कर सकते हैं, या आप लोगों के सपोर्ट के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको हम पब्लिकली दे रहे हैं। इस पर कॉल करने मत लगेगा कि हमें आपसे बात करनी है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।